इवनिंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर रहे होंगे, मगर अभी भी थोड़ा संदेह बना है कि टीजीटी एंड पीजीटी के जो यूपी में पेपर होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो कैंसिल होंगे या कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट अभी कुछ पता नहीं है, बट जितना भी हमारे पास टाइम है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी डेट आ सकती है और फाइनल डेट्स आ सकती है। बट जब तक हमें हॉल टिकट ना मिले तब तक मत समझना कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, बिकॉज आपने देखा कि 2 बार ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं और काफ़ी दिनों से, काफ़ी 2-3 सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके एग्ज़ाम्स होंगे। एनीवेज़, हम लोगों ने अभी तक 60 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं टीजीटी के। आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस हैं और उसमें जो भी राइट ऑप्शंस रहेगा वो हमने मार्क करके रखा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, चार्टर पार्टी इज़ यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो आंसर है एक्सपोर्ट ट्रेड। 4 ऑप्शंस गिवन है, इम्पोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड होंगे। राइट, सो आंसर इज एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में हम लोग को चार्टर पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोग एक बिल ऑफ लीडिंग आता है वो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज बिल ऑफ लीडिंग भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिकॉज जब चार्टर पार्टी आए तो बिल ऑफ लीडिंग के आने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। या लेटर ऑफ क्रेडिट, देन बिल ऑफ लीडिंग एंड चार्टर पार्टी, दिस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आने के चांसेस हैं टीजीटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू अ डेट स्टॉक ऑफ अ बैंक। डेट स्टॉक क्या होते हैं? जो किसी काम के नहीं होते बेसिकली, राइट। सो आंसर क्या है? दीज आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसे हम एनपीए बोलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना रहेगा कि इस बैंक का एनपीए बढ़ गया है, राइट। या तो ऐसे असेट्स जिससे कुछ भी इनको गेन या प्रॉफिट नहीं होने वाला, दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रॉफिट परफॉर्मिंग असेट्स, जो कोई काम के नहीं है, उनको बोलते हैं डेट स्टॉक ऑफ अ बैंक। सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कौन से सेक्टर्स में यूज़ होता है, तो किस में होता है? बैंकिंग सेक्टर्स में मोस्टली होता है ये वर्ड। क्वेश्चन 3 देखते हैं आज का। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज। अभी इंडियन फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो जो हमारी फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन फॉरेन ट्रेड की, वो है अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेसिकली अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत कम है और इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो जो ट्रेड हो रहा है वो अनफेवरेबल है, मतलब कि इम्पोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, रिसीट्स हमको बहुत कम मिल रही है। सो आंसर इज 3, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। इन 1991 क्राइसिस इन इंडिया इकोनॉमिक वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 1991 में, वो क्या इंडिया के अंदर से डोमेस्टिक सेक्टर के कारण हुई थी, एक्सटर्नल सेक्टर के कारण होती है? बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव। सो आंसर है एक्सटर्नल सेक्टर। हमारा जो इंडिया के बाहर के जो बिजनेस कंडीशंस थे वो अनफेवरेबल हो गए थे, जिसके कारण क्राइसिस इंडिया में भी आई थी, तो वो बेसिकली बाहर से आई थी, एक्सटर्नल सेक्टर से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो इसमें उसका कौन सा एक्सपेरिमेंट के पार्ट नहीं, तो इसमें आंसर है डी, मास असेंबली रूम। जैसे मैंने बताया, कल भी मैंने बताया था, मैंने जो एक पहले प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें मैंने क्यों आंसर्स को रेड से मार्क करके रखा है, बिकॉज ऐसा होता है बहुत टाइम कि कोई स्टूडेंट रीड करता है और अगर उसमें राइट आंसर दिया रहता तो इमिडिएटली क्लिक हो जाता है उसके दिमाग में, हाँ, कि ये उसका आंसर था। तो अगर बाई चांस अगर हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन एंड देन उसको बताते हैं कि ये आंसर है, तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग में कोई दूसरे आंसर होते हैं और हम बताते हैं कुछ और आंसर, राइट। तो जब फाइनल एग्जाम में, कभी एक्चुअल एग्जाम में अगर वो सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है सपोज, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को लगता है कि या तो जो मैंने वीडियो देखा था उसका आंसर राइट है या मेरा राइट है, तो उसको याद नहीं आता कि विच वन इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इसलिए ऐसी आशंका ना हो, इसलिए हम इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क करके हमने दिया है। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेथड ऑफ डिस्पोजन। तो इसमें मेथड ऑफ डिस्पोजन का कौन सा इसमें से ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है? सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। विद द हेल्प ऑफ ओजिव या ओजाइव कर्व वी कैन एस्टिमेट अरिथमेटिक मीन या एवरेज, मोड, मीडियन है, ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर है मीडियन। मीडियन में हम लेस देन और मोर देन बनाते हैं तो उससे ये अजाइब हमको मिलता है। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। कभी भी पार्टनर या बिजनेसमैन कोई भी अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा है या मनी विड्रॉ कर रहा है, कुछ भी अगर वो विड्रॉ कर रहा है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर विड्रॉ करेगा उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, राइट। अगर कैश विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स टू कैश होगा, यानी कि ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हैं। अगर गुड्स भी विड्रॉ करेगा तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट। तो कुछ भी अगर पर्सनल यूज़ के लिए वो यूज़ करेगा तो हमेशा हम लोग याद रखो कि ड्राइंग्स को हमेशा हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन। अब नियरनेस ऑफ नियर मनी मतलब क्या होता है, वो सारे असेट्स या ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी मनी फॉर्म में है या बहुत इजीली मनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसमें जो आंसर है वो है लिक्विडिटी। बेसिकली लिक्विडिटी क्या होते हैं, जो रेडी कैश में होते हैं या इजली मे बी टुडे और विद इन आवर या कल में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलेंगे नियरनेस ऑफ नियर मनी विच डिपेंड्स अपॉन लिक्विडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज इंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक। सो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, नो एंट्रीज मेड, रिटर्न एज अ नोट। तो कभी भी एंट्रीज हम लोग जो ये रहता है, कभी इसको हम नोट में तो लिखते नहीं है। अगर फॉर्मेट देखा जाए, बिकॉज फॉर्मेट भी पूछा जाता है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, तो पहले डिस्काउंट लिखते हैं, देन कैश लिखते हैं, फिर बैंक लिखते हैं डेबिट साइड। एंड सेम क्रेडिट साइड में हम पहले डिस्काउंट लिखेंगे, देन कैश लिखेंगे, देन बैंक लिखेंगे, राइट। अब क्वेश्चन है अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज इंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक। तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, राइट, इनकम हो रहा है, तो हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर डिस्काउंट अलाउड होता है तो हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स डिड प्रॉफिट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वल रेशियो। करेक्ट है। आपने देखा रहेगा 12th के सिलेबस में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में दिया रहता है कि इन एब्सेंस पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करते हैं, जितने पार्टनर्स रहेंगे उन सबको इक्वल प्रॉफिट शेयर मिलेगा। किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा नहीं, ना ही पे करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ही कैन गेट ओनली मैक्सिमम ऑफ 6% इंटरेस्ट पर एनम। वो अगर ज़्यादा डिमांड करेगा तो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इन एब्सेंस पार्टनरशिप डीड ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ओनली 6% पर एनम, राइट। देन सैलरी, रेम्यूनरेशंस, कमीशंस भी किसी पार्टनर को नहीं मिलता अगर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दिया है। सेकंड लिखा है माइनर पार्टनर कैन गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू, मिलता है। थर्ड वन, द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू डीड। यस, ये पार्टनरशिप डीड के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। अब लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। तो ये आंसर रॉन्ग है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, इट्स एन ऑप्शनल, राइट। ऑप्शनल, अगर जिसको चाहिए करा सकता है और जिसे चाहिए वो नहीं करा सकता है, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। सो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर बायर्स और लार्ज नंबर सेलर्स होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, राइट। सो फर्स्ट है एंट्री बैरियर, इंटरडिपेंडेंट, एब्सेंट सेलिंग कॉस्ट, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, मैं जब डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा तो टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उस पर ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मे बी विथ इन अ वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे टॉपिक्स को कवर करना, तो हम डिटेल में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, देन मोनोपोली क्या होता है, डिओपोली क्या, ऑलिगोपोली क्या होता है, राइट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ये सारी चीज़ हम प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे। सो जो इसका आंसर है फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का है वो एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। वो लोकली मेड गुड्स बेचते हैं जिसमें वो लोग सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकग्रेगर वो हैज़ प्रोफाउंडेड, इन्होंने कौन सी थियरी बनाई थी। एक थियरी एक्स है, एक थियरी वाई है, फ्रेंड्स याद रखो एक थियरी जेड भी है, आउची थियरी, ठीक है। वो जब मैं बनाऊंगा डिटेल्ड में तो
थियरी, जो भी थियरी ऑफ मोटिवेशन इन सब के ऊपर भी बनाऊंगा, तो इसमें अब हम कवर करेंगे थियरी एक्स वाई एंड जेड, वो तीनों हम कवर करेंगे। सो जो मैकग्रेगर थे उन्होंने थियरी एक्स एंड वाई का इन्वेंट किया था, ओके, परफॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो लिखा है द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एन आर्टिकल नेचर। पहला तो सेंटेंस ही रॉन्ग है, ग्रामेटिकली प्रॉपर नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं अकाउंटेंसी में या बुक कीपिंग में। सेकेंड है बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, दिस इज करेक्ट, बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमको आर्ट एज वेल एज साइंस की जरूरत पड़ती है। थर्ड वन है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड इन द सर्टन सेट ऑफ बुक्स, बिल्कुल सही, हमेशा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ वन बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक, ये भी राइट है। तो आंसर क्या है उसमें, जो नॉट ट्रू है वो है फर्स्ट वन, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एन आर्टिकल नेचर, ठीक है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिमांड फंक्शंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर आता है, एक्सेप्शंस टू द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब टॉपिक के बारे में, तो हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ओके। सो डिमांड ऑफ फंक्शन, क्या डिमांड फंक्शन इज बेसिकली इट इज ऑन कंज्यूमर डिमांड, ड्यूरेबल गुड्स ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा कंज्यूमर डिमांड के ऊपर ही हम देखते हैं। स्टूडेंट आप सब प्रिपेयर करते रहे एग्ज़ाम्स के लिए, कभी भी डेट आ सकती है, बट ध्यान देना कि डेट अगर कैंसिल होती तो भी जो हमारा प्रिपरेशन है बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। जितना टाइम हमको मिल रहा है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिपरेशन कर सकें, ताकि कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम लोग इजीली क्रैक कर सकें, ओके। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।